बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज, उसी तरह लेकिन याद रखें स्टेशनरी चार्ज की वहाँ पे आपने बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज। एक स्टेशनरी चार्ज के इर्द-गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, लेकिन जब आप बात करते हैं मूविंग चार्ज की तो द स्पेस आर रीजन अराउंड अ मूविंग चार्ज और मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मूविंग चार्ज की बात करें तो उसके इर्द-गिर्द जो रीजन होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब इसको समझने के लिए कंसीडर कीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज से इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव या ये एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड दीज टू चार्जेस विल इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड दे विल एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके पास मैग्नेटिक चार्ज भी होता है। एक मैग्नेटिक चार्ज दूसरे मैग्नेटिक चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। Through which field? Through magnetic field। तो एक मैग्नेटिक चार्ज का इंटरेक्शन दूसरे मैग्नेटिक चार्ज के साथ होता है via its magnetic field, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो वो we strictly talk about a charge at rest। जब हम मैग्नेटिक चार्ज की बात करते हैं तो we strictly talk about a charge which is in motion। इन दोनों में ख्याल किस बात का रखना है कि एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो हुई तो तब भी ये वेलोसिटी नॉन जीरो होगी लेकिन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वजह एक्सेलरेटेड चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है जब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन ये पॉइंट नोटवर्दी है कि जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उस मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। चार्ज होने की वजह से इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन मूविंग चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक तो पहले से थी लेकिन क्योंकि अब वो चार्ज मोशन में आ गया तो उस मोशन की वजह से जो नई फील्ड पैदा हुई है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। तो एक मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी कैरिड बाय अ फोटॉन, चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय अ मटेरियल बॉडी, तो हर मटेरियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द एसोसिएटेड तीन फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन ये एक अलग सवाल है कि क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को अगर कंसिडर करो उसका मास बहुत कम है, आप प्रोटॉन को कंसिडर करो उसका मास बहुत कम है, आप इवन अल्फा पार्टिकल को कंसिडर कर लो उनके मासेस बहुत कम है। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल मासेस दे हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फोर्स। तो हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके साथ एसोसिएटेड ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं। अगर एक मूविंग चार्ज लें तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड तीनों होंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया दो चीजों को, ये मूविंग चार्ज बेसिकली मैग्नेटिक चार्ज है और एक मैग्नेट को। अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ बी के लिए हम दोनों केसेस पे स्टडी करेंगे, मैग्नेट को भी और मूविंग चार्ज की फील्ड को भी। तो कंसिडर कीजिए ये आपके पास एक बार मैग्नेट है एंड इन दिस
दिस बार मैग्नेट यू हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। जैसे आपके पास चार्जेस में डायपोल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, उसी तरह मैग्नेट्स में भी डायपोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जैसे आप चार्जेस के बारे में कहते हैं कि चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव, बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पे कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट ऑन साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मेरे वर्ड्स बड़े स्पेसिफिक हैं। आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट ऑन साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओवर हियर एज वेल दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हुआ करती है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कंप्लीट लूप कॉन्ट्ररी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ये एक पॉइंट चार्ज है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, दे आर इन रेडियल डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड। तो देखें, contrary to electric field lines the magnetic field lines form a complete loop। तो magnetic field lines यानी कि B lines form closed loop या closed path। closed path or loop आप कह सकते हैं, closed path or a loop, complete loop। loop का मतलब भी closed path ही होता है। तो ये एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैप है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। अब अगर आप इसकी निस्बत कंसीडर करें एक यू शेप्ड मैग्नेट को, तो एक यू शेप्ड मैग्नेट में फर्ज कीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो magnetic field lines start from north pole and terminate on south pole, and inside the U-shaped magnet the field lines move from south to north। तो ये देखिए, अब इसमें और इसमें जरा फर्क है। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं इनके दरमियान गैप नॉन कांस्टेंट होगा आउटसाइड, और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि a constant gap between the field lines means that the field is constant, a non-constant gap means that the field is non-constant, a small gap means that field is strong, and a large gap means that field is weak। तो यहाँ पे देखें, constant gap means constant constant field। तो यहाँ पे जो magnetic field है ये constant magnetic field है U-shaped magnet के इन दोनों poles के दरमियान, जबकि यहाँ पे नॉन कांस्टेंट गैप की वजह से ये फील्ड लाइंस बेसिकली यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि ये गैप नॉन कांस्टेंट नजर आए, तो क्लियरली नॉन कांस्टेंट नजर आए। तो ये देखें, अंदर फील्ड लाइंस के दरमियान गैप कम है, तो अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म है, लेकिन बाहर वीक और नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड का सोर्स हमें मिल जाता है। अच्छा, अब अगर आप कंसीडर करें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या सिचुएशन है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आपके पास करंट अपवर्ड फ्लो कर रही है, तो अब इस करंट की वजह से, मूविंग चार्ज की वजह से, मैग्नेट की फील्ड हमने देख ली दो केसेस में, अब इस मूविंग चार्ज की वजह से, ये दूसरा सोर्स है मूविंग चार्ज, तो इस मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके इर्द गिर्द एक सर्कल बना देते हैं और उस सर्कल के ऊपर हम इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास रख देते हैं। ये मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दिए, ठीक है। तो अब फॉरगेट अबाउट दिस सर्कल, यहाँ पर अब कोई भी सर्कल नहीं है। मेरा सर्कल बनाने से मकसद सिर्फ इतना था कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख सकूं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ करंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब मैं मैग्नेटिक कंपास को देखता हूँ तो जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं उनके नॉर्थ पोल कुछ यूं ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, जब मैं इनको कनेक्ट करूं, क्योंकि ये मुझे फील्ड की डायरेक्शन दे रहे हैं हर पॉइंट पर ये
जितने भी मैग्नेटिक कंपास हैं ये बेसिकली नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दे रहे हैं। एट ईच एंड एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक कंपासेस गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो अगर मैं इन टेंजेंट्स के लिए कर्व ड्रॉ करूं तो द कर्व विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये कर्व एक सर्कल के फॉर्म में होगी और इस फील्ड की डायरेक्शन फिर कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर आपके पास करंट अपवर्ड फ्लो कर रही है तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब कि हम राइट हैंड रूल की मदद से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, point the thumb of your right hand in the direction of current. The curling fingers will give you the direction of current around the current carrying conductor. तो ये कर्लिंग फिंगर्स हमें बता रही हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो फील्ड लाइंस है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एक्चुअली हमने फाइंड किया है इसको एक्सपेरिमेंटली कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द हमने बहुत से मैग्नेटिक कंपास ट्राई किए और मैग्नेटिक कंपास रखने के बाद हमें पता चला कि अगर करंट अपवर्ड हो तो फिर फील्ड लाइंस इसके इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगी। अब जब ये रूल एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद हमने इसको राइट हैंड रूल से जनरलाइज कर दिया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अपवर्ड हो तो राइट हैंड रूल हमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता सकता है। इसलिए हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल इंट्रोड्यूस किया। इसमें एक बड़े मजे का क्वेश्चन ये है कि आया इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो नॉर्थ पोल है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है? जैसे आप ये देखते हैं यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट नॉर्थ और एक डिस्टिंक्ट साउथ पोल है, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट नॉर्थ और एक डिस्टिंक्ट साउथ पोल है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो नॉर्थ पोल है वो अपवर्ड होगा यानी पॉइंट ए पर होगा, राइटवर्ड होगा यानी पॉइंट बी पर होगा, बॉटम पर होगा यानी पॉइंट सी पर या डाउनवर्ड, और लेफ्टवर्ड होगा पॉइंट डी पर। तो आप इसमें से अपने माइंड में जो भी आंसर आ रहा है उसको थिंक करें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तक आपने क्या आंसर चूज कर लिया होगा, आप आइदर दिस और दिस कोई भी ऑप्शन ले चुके होंगे। लेकिन ये याद रखें, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज नो डिस्टिंक्ट नॉर्थ और साउथ पोल। करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप की फॉर्म में है जिसका कोई भी डिस्टिंक्ट नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है। देखें हर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दे रहा है। तो हम इस वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं कि अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर the field lines have no distinct north or south pole। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, उस कर्व पे उस पॉइंट पर उस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक अगर ये मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन आप टेंजेंट से फाइंड करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर भी आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टेंजेंट से फाइंड की जाती है और टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देता है? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी एक लूप को अगर कंसीडर किया जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। वो नॉन यूनिफॉर्म है किस में? डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए अगर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर देखा जाए तो इस पूरी सर्कुलर लूप का जो डिस्टेंस है कंडक्टर से वो तो कांस्टेंट है, इसलिए हर पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होगी कंटिन्यूसली। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द मौजूद है और जैसे जैसे आप इस कंडक्टर से दूर जाएंगे तो फिर फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक स्पेशल केस को स्टडी करते हैं। हम एक की बजाय दो करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। कंसीडर कीजिए इस मार्कर की डायरेक्शन को, दिस मार्कर इज पॉइंटिंग इनटू द बोर्ड। तो अ डायरेक्शन इनटू द बोर्ड या अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रीडर is represented by cross। यानी आप कोई भी नॉर्मल इनवर्ड की डायरेक्शन देना चाहते हैं तो क्रॉस से देंगे और किसी भी नॉर्मल आउटवर्ड की डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आउट ऑफ द बोर्ड या टुवर्ड्स द रीडर
डॉट से आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, अब कंसिडर करें कि आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। हियर इज वन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। इस राइट हैंड रूल के मुताबिक इफ थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देन द कर्लिंग फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके इर्द-गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, तो इनटू द बोर्ड के लिए हम क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो इसके इर्द-गिर्द सारा क्रॉस आ जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। जैसे आप इमेजिन करें ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अगर करंट अपवर्ड है तो देखें ये मेरी फिंगर्स शो कर रही हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस इनवर्ड जा रही हैं, और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। सी द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट। तो आप यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, ठीक है। मैं इसके पैरेलल एक और करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर रख देता हूँ, ठीक है। हियर इज अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दीज आर टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट I प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही होंगी, यहाँ पर इनवर्ड होंगी जस्ट लाइक दिस वन, और यहाँ पर आउटवर्ड होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब अगर आप इस मिडल रीजन को ऑब्जर्व करें तो इस मिडल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, क्योंकि इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं और इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं। तो यहाँ पर मिडल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B एट द मिडल पॉइंट इज इक्वल टू, लेट्स से इसकी करंट है I1, इसकी करंट है I2, तो इट विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2। इसकी फील्ड को मैंने B1 का और इसकी फील्ड को मैंने B2 का नाम दे दिया। तो जो मिडल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 माइनस B2, यानी इन दोनों फील्ड्स को सब्ट्रैक्ट करके आप नेट फील्ड हासिल करेंगे। अच्छा, फर्ज करें कि अगर I1 और I2 बराबर हैं, if I1 is equal to I2, then B1 is equal to B2। नतीजा क्या होगा? मिडल पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। यही बात अगर आपको याद हो तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर आप यहाँ पे देखें सिमिलर करंट्स आपने ली, जब आप सिमिलर चार्जेस लेते हैं तो सिमिलर चार्जेस के लिए आपके पास क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? एक न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होता है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान। लेट मी रिकॉल इट फॉर यू। ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। इन दो पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस को अगर ड्रॉ किया जाए तो ये फील्ड लाइंस क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो मिडल रीजन के लिए दे बेंड आउट, ये बेंड हो जाती हैं। आपके पास यहां पर एक न्यूट्रल स्पेस या न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो जैसे आपने सिमिलर चार्जेस के दरमियान यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट देखा था, उसी तरह सिमिलर करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पर एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा अगर करंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स, क्योंकि आप देखें आउटसाइड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर फील्ड वीक है, तो ये कंडक्टर्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। These conductors will come close to each other। तो ये हो गया हमारे पास सिमिलर करंट्स के लिए। सिमिलर या लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अनलाइक करंट होती तो फिर क्या होता है, यानी कि ऑपोजिट करंट्स होती तो फिर क्या होता, जरा उसे भी देख लेते हैं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये तो पुराना केस है, यहाँ पे फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगी, यहाँ पे फील्ड लाइंस इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड या अवे फ्रॉम द रीडर, और यहाँ पे अगर राइट हैंड रूल अप्लाई किया जाए तो द करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो कर्ल योर फिंगर, इधर से फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं और वहां से फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। सो यहाँ पे आप क्रॉस ही लगाओगे क्योंकि इनटू द बोर्ड है,
इफ यू सी इट इज लाइक दिस, इसका मतलब कि ये फील्ड लाइंस भी अंदर इंटर हो रही हैं और यहाँ से बाहर निकल रही हैं। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर ये I1 है और ये I2 है तो मिडिल पॉइंट पर, यहाँ पर इन दोनों कंडक्टर्स की मिडिल पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2। यहाँ पे फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। देखें अपोजिट करंट्स की फील्ड्स ऐड होती हैं जस्ट लाइक अपोजिट चार्जेस की फील्ड्स ऐड हुई थी जब आपने अपोजिट चार्जेस दिए थे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड भी इसी डायरेक्शन में फील्ड लाइन भी, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन इनवर्ड, तो ये दोनों ऐड होकर आपको क्या दे रहे थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही हैं। इसका मतलब जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड सही तरीके से समझ आई वो मैग्नेटिक फील्ड के केसेस को प्रेडिक्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग हुई है, यहाँ पे मिडिल पे फील्ड वीक हो गई थी, तो यहाँ पे फील्ड लिख देते हैं कि वीक हो गई थी और यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है। अब क्योंकि ये दोनों फील्ड लाइंस सेम पोजीशन से अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, तो देखो जब दो बड़े हेल्दी लोग एक दरवाजे से एंटर होने की कोशिश करेंगे, ये वो दरवाजा है, ये दरवाजा बड़ा तंग सा है और बड़े हेल्दी किस्म के लोग हैं, ठीक है, they will tend to enter through the same space। तो नतीजा क्या होगा, they will repel each other। ये एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे एक दूसरे से दूर, क्या मैंने अंदर एंटर होना है। अगर तीन लोग हों तो ये तीसरा बंदा इनके दरमियान बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होगा, तो वो अपने आप को थोड़ा कंट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी कि जब ये फील्ड लाइंस सेम रीजन ऑफ स्पेस से एंटर होने की कोशिश करेंगी, तो रूल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका नतीजा ये होगा कि दे विल रिपेल ईच अदर, ये भी एक दूसरे को पुश करेंगे। तो नतीजा हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा, अनलाइक करंट्स या अपोजिट या अनलाइक करंट्स repel each other। और ये स्टेटमेंट आपके पास कहलाती है न्यूटन लॉ ऑफ करंट। न्यूटन लॉ ऑफ करंट्स कूलम लॉ चार्जेस के लिए था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यहां पे अपोजिट हो गया। Like currents attract each other and unlike currents repel each other। तो ये आपके पास behavior है of magnetic field due to two parallel current carrying wires। अगर दो parallel current carrying wires हों तो उनकी currents अगर same direction में होंगी तो एक दूसरे को attract करेंगे, अगर opposite direction में होंगी तो एक दूसरे को repel कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी practical application अगर आप देखें तो आप लोगों ने अपने घरों के बाहर electrical wires देखे होंगे, जो बिजली की तारें आपके घरों के बाहर गुजरी हुई हैं। इन बिजली की तारों में अक्सर एक इंसुलेटेड वुडन रॉड लगा होता है। ये इंसुलेटेड वुडन रॉड सर्टेन डिस्टेंसेस पर इंस्टॉल किया जाता है ऑन दीज करंट कैरिंग वायर्स, और इसको यहाँ पे टाई कर दिया जाता है। ये इधर टाई है, ये इधर टाई, इधर टाई, इधर टाई। तो आप अपने घरों से बाहर अक्सर रोड्स के ऊपर या अपने शहरों में जगह जगह पे देखेंगे कि ये जो वॉब्डा की या पेस्को की या जो भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, इनकी जो वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, उनको यूज नॉट किया गया है वुडन पीसेस के साथ या डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के साथ। क्यों नॉट किया गया है? इनमें लाइट करंट्स फ्लो कर रहे हैं और हमारे पास रूल क्या है, हमारे पास रूल ये है लाइट करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं इनको बाउंड ना करूं कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हों तो नतीजा क्या होगा, अगर मैं ये इंसुलेटर्स नहीं लगाता जो इनको स्ट्रेट रखने में मदद देंगे तो दीज लाइट करंट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारी वायर्स एक दूसरे से टकरा जाएंगी और ये होती है काफ़ी हाई पोटेंशियल वायर्स, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए इन वायर्स के दरमियान हमने क्या किया हुआ है, इंसुलेटेड रॉड्स का इस्तेमाल किया हुआ है या कोई ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ इंसुलेटेड जो कि इनको बिल्कुल स्ट्रेट रखें, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना होने दें, क्योंकि इनमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही होती है। आपके घर के पास जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फिर वो इस करंट के मैग्नीट्यूड को जो है वो स्टेप अप या वो डिपेंड करता है। अगर आपके घर के पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसको करंट को ज़्यादा कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा, और अगर वो आपके पावर जनरेशन स्टेशन पर लगा हुआ तो फिर वो वोल्टेज को बढ़ा देगा और करंट को कम कर देगा। तो ये बिहेवियर आपके पास और ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी।
अच्छा, the next we want to do, we want to find the direction of magnitude and direction of force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. अच्छा, कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। So here is a current carrying conductor having some length L. इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है टुवर्ड्स योर राइट। अगर करंट आपके राइट की तरफ फ्लो कर रही है जस्ट लाइक दिस, तो पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और नीचे से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। इमेजिन, नीचे से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा? नीचे क्रॉस आएगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड लाइंस के लिए। और ऊपर से बाहर निकल रही हैं, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर डॉट आएगा। तो ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ और वो मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द बोर्ड है। अब आप ऑब्जर्व करें, यहां पर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। तो नीचे फील्ड स्ट्रॉन्ग, ऊपर फील्ड वीक, एंड कंडक्टर विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड टू द रीजन ऑफ वीकर फील्ड। कंडक्टर फील्ड के स्ट्रॉन्ग रीजन से फील्ड के वीक रीजन की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट विल मूव अप, ये कंडक्टर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो अगर आप देख रहे हो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है और कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल इज 90. In this case, the magnetic force will be perpendicular to both B and L, the magnetic field and length of the conductor. ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितनी ज्यादा कंडक्टर से करंट पास होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ज्यादा करंट का मतलब होगा कि यहाँ पे ज्यादा चार्जेस मौजूद हैं। तो जब ज्यादा चार्जेस होंगे तो उनकी फील्ड भी ज्यादा होगी और वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, तो कंडक्टर ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो फिर उसमें ज्यादा चार्जेस मौजूद होंगे, अगेन वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल, this magnetic force is also directly proportional to external magnetic field। जितना external magnetic field का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना इन इस फील्ड के साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा और कंडक्टर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक्चुअली कंडक्टर के अंदर मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर एंगल 0 डिग्री हो तो कंडक्टर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, और अगर एंगल 90 डिग्री हो तो कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी कि कंडक्टर को अगर फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए, जैसे कि हमने इस डायग्राम में रखा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और अगर 0 के एंगल पे या 180 के एंगल पे रखा जाए तो फिर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। तो हमारे पास वो फंक्शन जो 0 पर 0 रिजल्ट देगा, sin 0 is 0, और 90 पर मैक्सिमम रिजल्ट देगा, sin 90 is 1, वो sin थीटा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये हमने डिड्यूस किया है कि this magnetic force FB is directly proportional to sin theta। अब अगर आप इन तमाम रिलेशंस को कंबाइन कर लो, let's say this is relation 1, 2, 3 and 4,
then you will get FB is proportional to ILB sin थीटा, या फिर प्रोपोर्शनलिटी की इक्वलिटी में कन्वर्ट करें, कांस्टेंट लगा दें, इस कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, you get ILB sin थीटा। अच्छा, K की जो वैल्यू है in SI units, this force constant K is equal to 1। तो अगर यहाँ पे हम K की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो we get FB is equal to ILB sin theta। So this is the expression for magnetic force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। तो ये current carrying conductor है जिसकी लेंथ L है, उसे आपने magnetic field में certain angle theta पर रखा, तो वो जो magnetic force experience करेगा that will be equal to product of all these quantities। इसकी वेक्टर फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो देखें वेक्टर फॉर्म तो बिल्कुल रेडी है। डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आप राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों रूल्स अवेलेबल है। यू कैन फाइंड इट बाय राइट हैंड रूल, यू कैन फाइंड इट बाय लेफ्ट हैंड रूल, बोथ रूल्स आर अवेलेबल। अब राइट हैंड रूल जो है कर्लिंग फिंगर्स वाला रूल है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, point your thumb in the direction of magnetic force, the fingers will give you the direction of rotation of the two vectors। तो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर है परपेंडिकुलर पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है। तो अगर मैं अपने थंब को इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करूं तो देखें L क्रॉस B, ये वेक्टर L इस B के की तरफ रोटेट कर रहा है टू स्मॉलर एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी FB इज इक्वल टू I, तो स्केलर है तो L क्रॉस B। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि लेंथ तो स्केलर होती है, देखिए डिस्टेंस स्केलर है बट डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर है। तो इसी तरह यहाँ पे जो लेंथ है ये वेक्टर फॉर्म में ली गई है, क्यों? लेंथ बेसिकली स्केलर है लेकिन इसको डायरेक्शन कौन सी दी गई है? लेंथ हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ, द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो अब आप इसको डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को अगर आप डायरेक्शन असाइन करेंगे तो दैट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वही बात जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है वही L और L वेक्टर का फर्क है। तो ये आपने राइट हैंड रूल से फाइंड किया। इसके अलावा आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल मैं उसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, FBI। FBI का नाम आपने सुना होगा, which refers to Federal Bureau of Investigation, लेकिन in our case it is not Federal Bureau of Investigation, it is a force, magnetic field and current। और लेफ्ट हैंड आप लोगों ने लेना है अपना, तो देखें म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स ओरिएंट करें, वन बाय वन ओपन करें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I। FBI ये आपके पास लेफ्ट हैंड रूल है। तो अब अगर आपको बता दिया जाए कि फील्ड की क्या डायरेक्शन है, करंट की लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है कैसे ओरिएंटेड है, फील्ड के परपेंडिकुलर या फील्ड के पैरेलल, मतलब करंट की डायरेक्शन में आपने इस मिडिल फिंगर को ओपन किया तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं यहाँ पर देखिए फील्ड इनटू द बोर्ड है, फील्ड इज इनटू द बोर्ड और करंट जो है वो आपके राइट की तरफ फ्लो कर रही है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फील्ड इज इनटू द बोर्ड, द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स योर राइट, तो मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। FBI सिंपली माइंड में रखा करें, you will easily understand it। The last thing is, अगर आप थीटा 90 ले लो तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। F is equal to ILB sin 90, और पहले बता चुका हूँ sin 90 is 1, so the maximum force is ILB। ये एक्सप्रेशन हमारी मदद कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट फाइंड करने में। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, इस एक्सप्रेशन से अगर आप B की वैल्यू फाइंड करें तो B इज इक्वल टू F ओवर IL। मैग्नेटिक इंडक्शन B इज अ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग सम करंट I। अब अगर आपके पास एक कंडक्टर है
जिसकी लेंथ है 1 मीटर, which is carrying a current of 1 ampere. So the force that it will experience is 1 Newton in the external magnetic field. Then the magnetic field is 1 Tesla. दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये कंडक्टर इसकी लेंथ 1 मीटर हो और ये 1 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा हो और इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रही हो, तो जिस फील्ड में ये पड़ा होगा उस फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला होगा. So a conductor having a length of 1 meter carrying a current of 1 ampere experiences a force of 1 Newton in an external magnetic field, then its magnetic field is 1 Tesla. ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, लेकिन टेस्ला एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है. तो ये ऐसा यूनिट है और बहुत बड़ा यूनिट है. तो हम इसके लिए CGS यूनिट भी डिफाइन करते हैं इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट व्हिच इज गॉस. 1 गॉस is equal to 10 to power minus 4 टेस्ला. ये एक छोटा यूनिट है तो आप लिख सकते हैं 1 गॉस is equal to 10 to power minus 4 टेस्ला और 1 टेस्ला is equal to 10 to power 4 गॉस. ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट हुआ. So this is it about magnetic force on a current carrying conductor. Thank you for today.